बहुत दिनों पुरानी बात है कि एक राजा और उसकी रानी के 7 बेटियां थी। एक बार किसी राजा ने उस राजा पर हमला कर दिया। लड़ाई हुई और लड़ाई में वह राजा हार गया। दुश्मन राजा उसको पकड़ कर ले गया और उसकी रानी और 7 बेटियों को वहीं छोड़ गया। अब वे सब बेचारे अकेले रह गए। रानी ने वह महल छोड़ दिया और वह अपनी बेटियों को लेकर एक बहुत छोटे से मकान में चली गई। उनका समय खराब था, इसलिए जब कभी उनको खाना मिल जाता था तो वह उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती का दिन होता था। एक दिन उनके घर के पास एक फल बेचने वाला आया तो रानी ने उसको कुछ अंजीर खरीदने के लिए रोक लिया। जब वह अंजीर खरीद रही थी तो वहाँ से एक बुढ़िया जा रही थी। उस बुढ़िया ने रानी से भीख मांगी। रानी बोली, ओहो, काश मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तुम कैसे गरीब हो गई? रानी बोली, तुम्हें नहीं मालूम, मैं स्पेन की रानी हूँ। मेरे पति के ऊपर हमला हो गया था और वहाँ हार गए, बस तभी से मैं गरीब हो गई। ओह बेचारी तुम, पर क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे साथ यह बुरा क्यों हो रहा है? तुम्हारे पास तुम्हारी एक बेटी है जिसकी शुरुआत ही खराब हुई है। जब तक वह तुम्हारे घर में है तुम लोग कभी फल फूल नहीं सकते। कहीं तुम यहाँ तो नहीं कहना चाहती कि मैं अपनी एक बेटी को कहीं बाहर भेज दूँ? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा यही मतलब है और तुम्हारी बदकिस्मती का यही एक हल है। यह बदकिस्मत लड़की कौन सी है? यह वह लड़की है जो अपने हाथ एक के ऊपर एक रख कर सोती है। आज की रात जब तुम्हारी बेटियां सो रही हो तो एक मोमबत्ती लेना और तब तुम उन सबको देखना। तुम्हारी जो भी बेटी हाथ पर हाथ रखे सो रही हो उसको तुम बाहर भेज देना, तभी तुम अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकोगी। यह सुनकर रानी ने वही करने का विचार किया जो उस बुढ़िया ने कहा था। वह आधी रात को उठी, उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी 7 बेटियों को देखने चली। वे सब सो रही थी, कुछ हाथ मोड़े सो रही थी। किसी के हाथ उसके गाल के नीचे रखे थे तो किसी के हाथ उसके तकिए के नीचे रखे थे। देखते देखते वहाँ अपनी आखिरी बेटी के पास आई जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी। वह भी सो रही थी। उसने देखा कि वह अपने हाथों को एक के ऊपर एक रखकर सो रही थी। उसको इस हालात में सोता देखकर वह बहुत दुखी हो गई और रो पड़ी। वह अपनी उस सबसे छोटी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसको घर से बाहर निकालने की तो वह सोच भी नहीं सकती थी, पर क्या करती? वह धीरे से बुदबुदाई, क्या करूं बेटी, तुझे मेरे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने यह कहा कि तभी उसकी वह लड़की जाग गई। उसने देखा कि उसकी माँ एक जलती हुई मोमबत्ती लिए खड़ी है और रो रही है। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम क्यों यहाँ खड़ी हो और क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटी, आज एक बुढ़िया भीख मांगने आई थी। उसने कहा कि हम तभी खुशहाल होंगे जब हम अपनी उस बेटी को घर से बाहर भेज देंगे जो एक हाथ पर दूसरा हाथ रख कर सोती हो, और वह बदकिस्मत बेटी तुम हो। बेटी बड़ी सादगी से बोली, अरे तो क्या तुम इसी बात पर रो रही हो? मैं जरा कपड़े पहन लूँ माँ।
मैं अभी घर से बाहर चली जाती हूँ। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने, अपना कुछ ज़रूरी सामान एक पोटली में बांधा और घर छोड़कर चल दी। रानी उसको देखती रह गई कि उसकी वहाँ बेटी कितनी आसानी से अपना घर छोड़कर चली गई। काफ़ी चलने के बाद वहाँ लड़की एक ऐसे खाली मैदान में आ गई जहाँ केवल एक मकान खड़ा हुआ था। वहाँ उस मकान तक गई तो उसने उस मकान के अंदर उसने कुछ बुनने काटने की आवाज़ सुनी। उसने झांक कर देखा तो देखा कि कुछ स्त्रियां वहाँ कपड़ा बुन रही थी। उसको दरवाजे पर खड़ा देखकर उन बुनने वाली स्त्रियों में से एक स्त्री ने उससे कहा, आओ अंदर आ जाओ, वहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? लड़की अंदर चली गई। तुम्हारा नाम क्या है? बदकिस्मत, क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगी? जरूर। उन्होंने उसको घर में झाड़ू लगाने और घर के दूसरे छोटे मोटे काम करने के लिए बता दिए। फिर वे बोली, सुनो ओ बदकिस्मत, आज रात हम बाहर जा रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो हम बाहर से दरवाज़ा बंद कर जाएंगे। तो जब हम चले जाएं और हम बाहर से भी दरवाज़ा बंद कर जाएं, तो तुम भी अंदर से ताला लगा लेना। जब हम सुबह को वापस आएंगे तब हम बाहर से अपना दरवाज़ा खोल लेंगे और तुम हमारे लिए अंदर से दरवाज़ा खोल देना। तुम्हारा काम यहाँ है कि कोई भी हमारी सिल्क या बेले या हमारा बुना हुआ कपड़ा चोरी ना करे और उन्हें नष्ट ना करे। बस इतना कहकर वे चली गई। जब आधी रात हुई तो बदकिस्मत ने कैंची चलने की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत एक मोमबत्ती जलाई और उसको हाथ में लेकर कपड़ा बुनने की जगह चली। वहाँ उसने देखा कि एक स्त्री कैंची से कपड़ा बुनने की मशीन से सुनहरा कपड़ा काट रही थी। उसको लगा कि उसकी बदकिस्मती यहाँ भी उसके पीछे पीछे चली आई है। सुबह को उसकी मालकिनें लौटी। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खोला और इस लड़की ने अंदर से दरवाज़ा खोला। जैसे ही वे अंदर आई तो उनकी निगाहें फर्श पर पड़े कपड़े के टुकड़ों पर पड़ी तो वे उस पर चिल्लाई, अरे ओ बेशरम, क्या तुम इस तरह से हमारी भलाई का बदला हमको दोगी? चली जाओ यहाँ से। तुमको एक काम दिया था करने के लिए और वहाँ भी तुमसे हुआ नहीं। और यह कहकर उन्होंने उसको घर के बाहर निकाल दिया। वह लड़की बेचारी फिर चल दी। गांव-गांव होते हुए अब की बार वहाँ एक शहर में आ पहुँची। वहाँ एक दुकान के सामने रुकी जहाँ एक स्त्री डबल रोटी, सब्जियाँ और शराब आदि बेच रही थी। वहाँ जाकर उसने भीख मांगी तो उस स्त्री ने उसको थोड़ी सी रोटी और एक गिलास शराब दे दी। तभी उस दुकान का मालिक लौटा तो उसको उस लड़की पर तरस आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वहाँ उसे रात को अपनी दुकान में बोरियों के ऊपर सोने दे। दुकानदार और उसकी पत्नी ऊपर सो गए और वहाँ बदकिस्मत उस रात दुकान में बोरियों पर सो गई। रात में पति पत्नी ने नीचे कुछ आवाज़ सुनी तो वे लोग आवाज़ सुनकर नीचे यहाँ देखने के लिए दौड़े कि नीचे क्या हो रहा था। उन्होंने देखा कि शराब की बोतलों की डांट खुली पड़ी है और उन बोतलों की शराब सारी दुकान में बह रही थी। फिर वे लड़की को ढूंढने लगे तो दुकानदार ने देखा कि वहाँ तो डरी हुई बोरों के ऊपर बैठी हुई है, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वहाँ उस पर चिल्लाया, ओ बेशरम, तूने ही यहाँ सब किया है, तू ही इस सब की जिम्मेदार है, निकल जा यहाँ से।
यह कहकर उसने एक डंडी उठाई और उससे उसको मार मार कर बाहर निकाल दिया। बिना जाने कि अब वह कहाँ जाए, वह बदकिस्मत रोती हुई वहाँ से दौड़ ली। दौड़ते दौड़ते उसको सुबह हो गई। सुबह को उसे एक स्त्री मिली जो कपड़े धो रही थी। वह वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। वह स्त्री उस लड़की को इधर उधर देखते हुए बोली, तुम क्या देख रही हो बेटी? मैं रास्ता भूल गई हूँ माँ जी, क्या तुम कपड़े धो सकती हो और उनको इस्त्री कर सकती हो? हाँ, तब तुम रुक जाओ, मैं इन कपड़ों को साबुन लगाती जाती हूँ, तुम इनको धोती जाओ। वह लड़की उन साबुन लगे कपड़ों को धोती गई और सुखाती गई। जब वे सूख गए तो उसने उनको मरम्मत करने, कलफ लगाने और प्रेस करने के लिए इकट्ठा कर दिए। ये कपड़े राजकुमार के थे। जब राजकुमार ने अपने कपड़े देखे तो वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके कपड़े कितने अच्छे तरीके से तैयार किए गए थे। वह उस धोबिन से यह कहे बिना ना रह सका, फ्रांसिस्का, तुमने पहले तो कभी इतने अच्छे तरीके से मेरे कपड़े नहीं सजाए। मुझे लगता है कि मुझे तुमको कुछ इनाम देना चाहिए। और उसने उसको 10 सोने के सिक्के दे दिए। फ्रांसिस्का ने वहाँ पैसे उस बदकिस्मत के कपड़ों पर और डबल रोटी बनाने के लिए 1 बोरा आटा खरीदने पर खर्च कर दिए। उसने उस आटे की 2 डबल रोटियां बनाई जो अंगूठी की शक्ल की थी और उसमें सौंफ और तिल पड़े थे। उसने वे दोनों डबल रोटियां उस लड़की को देते हुए कहा, इनको तुम समुद्र के किनारे ले जाओ और वहाँ जाकर मेरी किस्मत को इस तरीके से पुकारना, हेलो ओ फ्रांसिस्का की किस्मत। ऐसा 3 बार पुकारना। तीसरी बार पुकारने पर मेरी किस्मत वहाँ आ जाएगी। तुम उसको यहाँ एक गोल डबल रोटी और मेरी नमस्ते दे देना। तब उससे यहाँ पूछना कि तुम्हारी किस्मत कहाँ है, और जब तुम्हारी किस्मत आ जाए तो उसके साथ भी ऐसा ही करना। वह बदकिस्मत धीरे धीरे समुद्र के किनारे की तरफ चली। वहाँ जाकर उसने जैसा उस धोबिन ने उससे कहा था उसी तरीके से उसकी किस्मत को पुकारा। हेलो ओ फ्रांसिस्का की किस्मत, हेलो ओ फ्रांसिस्का की किस्मत, हेलो ओ फ्रांसिस्का की किस्मत। जैसे ही उसने तीसरी बार उसको पुकारा, फ्रांसिस्का की किस्मत बाहर आ गई। उसने उसे धोबिन का संदेश दिया और उसकी गोल वाली डबल रोटी दी। फिर उससे पूछा, ओ फ्रांसिस्का की किस्मत, क्या आप मुझे मेरी किस्मत के बारे में कुछ बताने की मेहरबानी करेंगी? सुनो, तुम यहाँ खच्चर वाला रास्ता पकड़कर इस पर चलती चली जाओ जब तक तुम एक भट्टी तक ना पहुँच जाओ। भट्टी के पास एक गड्ढा है जिसके पास एक बुढ़िया जादूगरनी बैठती है। बहुत ही नम्रता से उसके पास जाना और यहाँ गोल वाली डबल रोटी उसको देना, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत है। वह यह डबल रोटी लेने से मना कर देगी और तुम्हारा अपमान भी करेगी, पर यह डबल रोटी तुम उसके लिए उसके पास ही छोड़ देना और वापस आ जाना। सो वह लड़की उस खच्चर वाले रास्ते पर चल दी और चलती रही जब तक वहाँ भट्टी नहीं आ गई। वहाँ उसको एक बुढ़िया भी बैठी मिल गई। उस बुढ़िया में से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि वहाँ पहुंचकर उस लड़की का जी मिचलाने लगा। पर फ्रांसिस्का की किस्मत की बात याद करके वहाँ उसके पास बड़ी नम्रता से गई और उसको
वहाँ गोल डबल रोटी देते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी किस्मत, क्या तुम मेरी यहाँ? पर उस लड़की की बात पूरी होने से पहले ही वहाँ बुढ़िया बोली, चली जाओ यहाँ से, तुमसे डबल रोटी किसने मांगी? और वहाँ उसकी तरफ से पीठ फेर कर बैठ गई। उस बदकिस्मत ने वहाँ गोल डबल रोटी वहीं उसके पास रख दी और फ्रांसिस्का के पास लौट आई। अगला दिन सोमवार था, धुलाई का दिन। फ्रांसिस्का ने कपड़े साबुन के पानी में डुबो कर रखे और फिर उनमें झाग उठाने लगी। बदकिस्मत उनको मलने लगी और धोकर सूखने के लिए डालने लगी। जब वे सूख गए तो उसने उनकी मरम्मत की और उनको इस्त्री किया। फ्रांसिस्का ने उनको एक टोकरी में रखा और उनको राजा के महल ले चली। कपड़े देखकर राजा ने कहा, फ्रांसिस्का, अब तुम यहाँ नहीं कहना कि तुमने इससे पहले भी कभी कपड़े इतनी अच्छी तरह से धोए थे और इस्त्री किए थे। इस मेहनत के लिए उसने उस दिन भी उसको 10 सोने के सिक्के और दिए। अब क्या था, फ्रांसिस्का ने और आटा खरीदा और फिर से 2 अंगूठी की शक्ल वाली डबल रोटियां बनाई और बदकिस्मत को उनको समुद्र के किनारे उन दोनों की किस्मत को देने के लिए भेज दिया। अगली बार बदकिस्मत ने राजकुमार के कपड़े धोए। राजकुमार की शादी होने वाली थी, सो उसको बहुत बढ़िया धुले और इस्त्री किए गए कपड़े चाहिए थे। इस काम के लिए उसने फ्रांसिस्का को 20 सोने के सिक्के दिए थे। इस बार फ्रांसिस्का ने न केवल 2 डबल रोटी का आटा खरीदा, बल्कि बदकिस्मत की किस्मत के लिए एक बहुत सुंदर सी पोशाक, एक बहुत बढ़िया स्कर्ट, कुछ नाजुक से रुमाल, एक कंघा, बालों में लगाने वाला खुशबूदार तेल और कुछ और चीज़ें भी खरीदी। वह बदकिस्मत यह सब सामान लेकर उस भट्ठी की तरफ चल दी और वहाँ जाकर गड्ढे के पास बैठी। अपनी किस्मत बुढ़िया से बोली, ओ मेरी प्यारी किस्मत, यह तुम्हारी गोल डबल रोटी है। वहाँ किस्मत अब उस बदकिस्मत से ज़्यादा हिलती मिलती जा रही थी, सो वह डबल रोटी लेने के लिए उसके पास तक आ गई। जैसे ही बदकिस्मत की किस्मत उसके पास आई तो बदकिस्मत ने उसको पकड़ लिया। उसने उसको साबुन लगा कर नहलाया, फिर उसने उसके बाल बनाए और उसको उसके नए कपड़े पहनाए। पहले तो वह बुढ़िया कुछ बल खाई, पर फिर बाद में यह देखकर ठीक हो गई कि वहाँ तो एक बदला हुआ इंसान हो गई थी। उसने कहा, ओ बदकिस्मत, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरे लिए, तुम्हारी इन सब मेहरबानियों के लिए मैं तुमको यहाँ एक छोटा सा बक्सा भेंट में दे रही हूँ। ऐसा कहकर उसने उसको एक दिया सलाई की सीख रखने जैसा छोटा सा बक्सा दिया। बदकिस्मत उस बक्से को लेकर तुरंत ही फ्रांसिस्का के पास भाग गई। घर जाकर उसने वहाँ बक्सा खोला तो देखा कि उसमें कपड़ों पर लगाने वाली बेल का एक टुकड़ा रखा हुआ था। फ्रांसिस्का और बदकिस्मत दोनों ही उस छोटे से बेल के टुकड़े को देखकर बहुत निराश हुई। उनके मुंह से निकला, क्या बेकार की चीज़ है, और उसको आलमारी के खाने में नीचे की तरफ ठूस दिया। अगले हफ्ते जब फ्रांसिस्का धुले हुए कपड़े लेकर महल गई तो उसको राजकुमार काफ़ी उदास लगा, क्योंकि वह राजकुमार को अच्छी तरह से जानती थी। सो उसने उससे पूछ लिया, राजकुमार, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बात है? अरे,
यहाँ मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और हमें अभी पता चला है कि मेरी दुल्हन के पोशाक में लगने वाली बेल का एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है और वैसी बेल का टुकड़ा हमारे सारे राज्य में कहीं नहीं मिल रहा है। राजकुमार जरा रुको कहकर फ्रांसिस का घर दौड़ गई। घर जाकर तुरंत ही उसने वहां अलमारी खोली जिसमें उसने किस्मत की दी हुई बेल का टुकड़ा रखा था। उसने बेल का वहां टुकड़ा निकाला और दौड़ी हुई राजकुमार के पास वापस आई। उन्होंने उस बेल के टुकड़े को दुल्हन की पोशाक की बेल से मिलाकर देखा तो वहां तो बिल्कुल ही उससे मेल खा रही थी। राजकुमार खुशी से बोला, ओहो, आज तुमने मुझे बचा लिया फ्रांसिस्का। मैं तुमको इस बेल की तौल के बराबर सोना देना चाहता हूँ। सो उसने एक तराजू मंगवाई। उसके एक पलड़े में उसने वहाँ बेल रखी और दूसरे पलड़े में सोना। पर उसने कितना भी सोना तराजू के पलड़े पर रखा वह उस बेल के वजन के बराबर नहीं हो सका। बेल का पलड़ा हमेशा भारी ही रहा। फिर उसने उस बेल का वजन एक दूसरी तरह की तराजू से लेना चाहा, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ अपनी धोबिन से बोला, फ्रांसिस्का, सच बोलना, इतना छोटा सा बेल का टुकड़ा इतना भारी कैसे हो सकता है? तुमको यह बेल का टुकड़ा कहाँ से मिला? अब फ्रांसिस्का के पास पूरी कहानी बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने उस बदकिस्मत से मिलने की इच्छा प्रकट की। धोबिन ने उस बदकिस्मत के लिए कुछ अच्छे कपड़े और गहने इकट्ठा कर लिए थे। सो वे उसने उसको पहनाए और उसको महल लेकर आई, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी और दरबार की रस्मों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। सो जब वह बदकिस्मत राजा के कमरे में घुसी तो उसने उसको शाही तरीके से झुककर नमस्ते की। राजकुमार ने उसका स्वागत किया और उसको बैठने के लिए एक सीट दी। फिर पूछा, मगर तुम हो कौन? तब उस बदकिस्मत ने बताया, मैं स्पेन के राजा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे पिता को लड़ाई में हराकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी और उनको जेल में डाल दिया था। मेरी बदकिस्मती ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में मुझे बहुत अपमान मिला, बहुत मार मिली और बहुत बार मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए। और फिर उसने राजकुमार को सब बता दिया। इसके बाद राजकुमार ने सबसे पहला काम तो यह किया कि उसने उन कपड़ा बुनने वालियों को बुलवाया जिनका कपड़ा और बेले उस बदकिस्मत की किस्मत ने कटवाया था। उसने उनसे पूछा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा, 200 सोने के क्राउन। राजकुमार ने उनको 200 सोने के क्राउन दिए और कहा, ये लो अपने 200 क्राउन। और एक बात यहाँ जान लो कि यह बेचारी लड़की जिसको तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया था वहाँ स्पेन के राजा की बेटी है। बस अब तुम लोग जाओ। फिर उसने उन दुकान वालों को बुलवाया जिनकी दुकान में उस बदकिस्मत की किस्मत ने शराब बिखेरी थी। उसने उनसे भी पूछा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा, 300 सोने के क्राउन। यहाँ लो अपने 300 सोने के क्राउन। पर किसी राजा की बेटी को मारने से पहले 2 बार सोच लेना। जाओ और मेरी आँखों के सामने से दूर हो जाओ। फिर उसने अपनी होने वाली पत्नी को भी शादी करने से मना कर दिया और उस बदकिस्मत से शादी कर ली। उस बदकिस्मत को उसने
उसकी इज्जत के तौर पर फ्रांसिस्का दे दी। अब हम इस खुश जोड़े को यही छोड़ते हैं और बदकिस्मत की माँ के पास चलते हैं। जब रानी की सबसे छोटी बेटी घर छोड़कर चली गई, तभी से उसकी किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगा। इससे उसको ऐसा लगा कि वह बुढ़िया सच बोल रही थी। एक दिन उसका भाई और भतीजा एक बड़ी सेना लेकर आए और उन्होंने अपनी बहन के राज्य को फिर से जीत लिया। रानी और उसकी 6 बेटियां फिर से अपने महल में चली गई और फिर से अपने पुराने ऐशो आराम से रहने लगी। पर उनके दिमाग से उनकी सबसे छोटी बेटी और बहन की याद नहीं गई। उसके बारे में तो जब से वह घर छोड़कर गई थी, तब से किसी ने अब तक कुछ सुना ही नहीं था। इस बीच राजकुमार ने सुन लिया कि बदकिस्मत की माँ अपने महल में वापस चली गई है, तो उसने बदकिस्मत की माँ को यह संदेश भेजा कि उसने उनकी बेटी से शादी कर ली है। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई और अपने कुछ नौकरों और दासियों को लेकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चल दी। इसी तरह से बेटी भी अपने कुछ नौकरों और दासियों को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए चल दी। वे दोनों अपने अपने राज्यों की हदों पर मिली। वे सब खुशी के मारे एक दूसरे से बार बार लिपट जाती थी। बेटी के मिलने पर दोनों राज्यों में बहुत खुशियाँ मनाई गई।